So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of thermochemistry. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया. अभी उसके क्वेश्चंस करने बाकी हैं. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. समझे क्या? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात करेंगे. इसमें नाउ इन दिस वी हैव लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या होता है? दिस इज बेसिकली the amount of heat absorbed, when given mass or given moles of a liquid is converted into vapor at constant temperature. And what is that constant temperature? That temperature is generally the boiling point of liquid and constant pressure. समझे क्या? फिर इसका नाम जो है, नाम क्या है? लेटेंट हीट है. तो इसका जैसे मैंने बताया था, लेटेंट हीट इट इज द हिडन हीट. हिडन मतलब लेटेंट. इट इज द हिडन हीट which when absorbed does not change the temperature but changes only the state from liquid to gas. मतलब क्या है? मतलब ये है. अच्छा, तो पहले ये देख लेते हैं. पहले ये मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट. नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार. स्पेसिफिक लेटेंट हीट LV and molar specific latent heat LVM of vaporization. तो लेट अस सी. जैसे कल हमने देखा था स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो ये क्या है? वैसे सेम डेफिनेशन रहेगा. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो सबसे पहला LV मतलब क्या? स्पेसिफिक लेटेंट हीट. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the
amount of heat absorbed to convert 1 gram of liquid to 1 gram of vapor at constant temperature, that is generally boiling point of liquid, and constant pressure. समझे क्या? That means चलो ठीक है, पहले डेफिनेशन सारे लिखते हैं. एलवी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो मैंने बताया एलवी क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट 1 gram of liquid to 1 gram of vapor at constant temperature. What is the constant temperature? Boiling point of liquid and constant pressure. ठीक है, उसी तरह से next we have molar specific latent heat. Molar specific latent heat of vaporization. Molar specific latent heat of vaporization, इसको मैंने LV और यहां पे क्या M. ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है? LVM. दिस इज द M मतलब मोलर, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड to convert 1 mole. It is the amount of heat absorbed to convert 1 mole of liquid to 1 mole of vapor at constant temperature, that is generally boiling point of liquid, and constant pressure. समझे क्या? राइट. तो क्योंकि यहां पे बात हो रही है 1 मोल की, therefore ये मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेफिनेशन के हिसाब से इट इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ओनली, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का भी डेफिनेशन ये होता है कि द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड कांस्टेंट प्रेशर. समझे क्या? राइट. तो इसके हिसाब से क्या हुआ? इसके हिसाब से हमें यह पता चल रहा है, देयरफॉर अगर हम बात करें यहां पे वेपराइजेशन रिएक्शन, अगर हम यहां पे बात करते हैं वेपराइजेशन रिएक्शन में, इफ ओवर हियर वी टॉक अबाउट द वेपराइजेशन रिएक्शन, तो यहां पे हमें यह पता चल रहा है कि वेपराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, वी हैव लिक्विड. समझे क्या? राइट. लिक्विड, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. हमारे पास लिक्विड है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, एंड this undergoes reversible conversion into what? Vapor at same constant temperature and pressure. जो टेम्परेचर यहां पे वो टेम्परेचर यहां पे, जो प्रेशर यहां पे वो प्रेशर यहां पे. बात समझे क्या? तो सपोज करो ये लिक्विड हमारे पास, सपोज करो कितना है, m ग्राम्स है, और उस m ग्राम में कितना है, n मोल्स है. और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पे भी कितना आएगा, सपोज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पे या मान लो, चलो ठीक है, ये m ग्राम्स और ये कितना है, n मोल्स है. ठीक है.
तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा कि अभी अगर हमें m ग्राम्स ऑफ लिक्विड या n मोल्स ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से ये होगा कि हीट एब्जॉर्ब्ड to convert m grams or n moles of liquid to vapor is equal to कितना, latent heat of vaporization is equal to latent heat of vaporization, and this thing is equal to कितना, this thing is equal to Q vaporization, and this will be equal to कितना, m into specific latent heat, which is equal to n into molar specific latent heat. समझे क्या? राइट तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहीं से पता चल रहा है। ये जो टर्म हमने लिखा लेटेंट हीट ऑफ वेपर, सॉरी फ्यूजन नहीं, वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या, इस पूरे मास m को, इस पूरे मोल्स n को जितना हीट लगेगा, m मास ऑफ लिक्विड या n मोल्स ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने में जितना हीट लगेगा, दैट कंप्लीट हीट विल बी कितना, latent heat of vaporization, and that latent heat of vaporization will be computed as m मतलब mass into specific latent heat, which is equal to कितना, moles into molar specific latent heat। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, इसके हिसाब से अगर हम डिस्कशन करें यहां पे, इसका यूनिट क्या होगा, ये जो हमारे पास latent heat of vaporization आया, this can be either in calories or in joules, getting ना, This can be either in calories or in joules। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू कितना, m इंटू LV। तो LV क्या हो गया, LV हो गया Q अपॉन m। Q क्या होता है, कैलोरीज, m क्या होगा, ग्राम्स में या केजी में। ठीक है, ग्राम्स या फिर कैलोरी पर केजी, जनरली ये एसआई यूनिट हो जाएगा, ये एसआई यूनिट, बिकॉज सॉरी ये एसआई यूनिट नहीं होगा, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, या फिर Q विल बी इन जूल, मास विल बी इन ग्राम्स, या फिर जूल पर केजी। समझेगा? एंड उसी तरह से यूनिट ऑफ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा क्या होगा यहां पे, यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। कैसे निकाला जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना, N इंटू मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है, मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज इक्वल टू Q बाय N, मतलब इट विल बी कैलोरीज पर मोल, और कितना, चलो इधर लिखता हूं, थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट, वी हैव मोलर यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक latent heat of vaporization, मतलब क्या, LVM। तो इसका यूनिट क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना, N इंटू मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कितना, मोल्स। राइट, तो दिस कैन बी आइदर हीट जूल कैलोरी पर मोल या फिर जूल पर मोल, मतलब ये कैलोरी मोल इनवर्स या फिर जूल मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ
मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, ये इसका यूनिट रहेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ तो ये मैंने बताया, अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने बात कर लिया कि हीट चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, हमने केमिकल रिएक्शन सारे देख लिए, और उसके बाद हम फिर फेस चेंजेस में आए थे। फेस चेंजेस क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होते हैं, तो मतलब एक तरह से हम फिजिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूजन इज अ फिजिकल रिएक्शन, मेल्टिंग इज अ फिजिकल रिएक्शन, मेल्टिंग केमिकल रिएक्शन नहीं है, गेटिंग ना। उसी तरह से वेपराइजेशन इज अ फिजिकल रिएक्शन। हालांकि अभी हमारा सब्लिमेशन बचा, अभी मैंने सब्लिमेशन नहीं पढ़ाया, सब्लिमेशन में किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या, हीट चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, दिस इज substance X. This substance X can be, this substance X can be solid, कोई भी substance हो सकता है ना. This substance X can be solid, it can be liquid, it can be gas, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड ये जो सब्सटेंस X है, इसका मास कितना है, मास m है, और इसमें मोल्स कितने हैं, इसमें मोल्स n है, ठीक है. और ये जो सब्सटेंस X है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, मान लो Ti है. Ti क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है. अब चलो, अब ये सब्सटेंस है, अगर ये सब्सटेंस को दिस सब्सटेंस इसको या तो हीट कर सकते हैं या तो कूल कर सकते हैं. फिजिकल चेंज है ना, हीट चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर Ti है, इसको हीट कर दोगे तो टेम्परेचर T फाइनल पहुंच जाएगा, ठीक है. T फाइनल विल बी मोर देन T इनिशियल ऑन हीटिंग. इसको कूल कर दोगे, टेम्परेचर T फाइनल पहुंच जाएगा, T फाइनल विल बी लेस देन T इनिशियल ऑन कूलिंग, ठीक है. तो यही सब्सटेंस यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने टेम्परेचर चेंज किया. ध्यान रहे, फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, फ्यूजन वेपराइजेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था. अब हम लोग टेम्परेचर चेंज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, राइट. टेम्परेचर चेंज आ रहा है मतलब क्या, फेज चेंज नहीं हो रहा है. मतलब कि अगर ये सॉलिड है तो हमारे पास ये जो आएगा, हमारे पास यहां पे ये सब्सटेंस X जो आएगा, अगर ये सॉलिड है तो फिर ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा. अगर ये लिक्विड है तो फिर ये भी क्या होगा, लिक्विड होगा. अगर ये गैस है तो फिर ये भी क्या होगा, गैस होगा. ये फेज चेंज नहीं है, ठीक है ना. अभी हम लोग फेज चेंज की बात नहीं कर रहे हैं. नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज. हम लोग फेज चेंज की बात नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल हीटिंग की बात कर रहे हैं. जैसे पानी है, पानी 30 डिग्री सेल्सियस में, पानी को 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दो, तो उस हीट करते टाइम कितना, उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते टाइम कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, समझे क्या, राइट. हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दो, है कि नहीं. बस फेज चेंज नहीं होना चाहिए, गेटिंग ना. तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, या फिर कूल करने में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, या हीट लूज हुआ, समझे क्या, गेटिंग ना. तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हीट चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल रिएक्शन, मगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, समझे क्या, गेटिंग. इस तरह हीट करो, इस तरह कूल करो कि गैस जो है कंडेंस ना हो अगर कूल कर रहे हो, गेटिंग ना. लिक्विड वेपराइज ना हो अगर हीट कर रहे हो, लिक्विड फ्रीज ना हो अगर कूल कर रहे हो, और सॉलिड मेल्ट ना हो अगर हीट कर रहे हो. इस तरह से हीट करो या कूल करो, समझे क्या, राइट. एंड ये क्या आ गया, ये आ गया T फाइनल, ठीक है. और यहां पे क्या बताया जाएगा, यहां पे सीधी बात,
सीधा सीधा ये बताया जाएगा कि T initial is less than T final if heated। चलो यहां पे ये x है और मैं बता देता हूं x and x डैश मैं यहां पे क्लियरली लिख देता हूं कि फिजिकल स्टेट ऑफ x इज सेम एज x डैश। समझे क्या? राइट। अच्छा अब देखो, अब यहां पे सीधी बात, अगर हीट किया गया है तो उस केस में क्या होगा? T फाइनल is more than T initial if heated, if x is heated, obvious सी बात है, समझे क्या? and T final is less than T initial। अच्छा, और जब x को हीट किया तो उस केस में क्या होगा? हीट इज एब्सॉर्ब्ड। जब हीट करते हैं तो क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब होता है ना, गेटिंग ना? उसी तरह से T फाइनल, उसी तरह से T फाइनल इज लेस देन T इनिशियल इफ X इज कूल, है कि नहीं? अभी इसको हमने कूल कर दिया तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो T फाइनल इज लेस देन T इनिशियल इफ X इज कूल, और इस केस में क्या होगा? हीट इज रिलीज्ड। समझे क्या? राइट। तो हमें क्या करना है? हमें यही हीट चेंजेस निकालने हैं कि ये कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कितना हीट रिलीज हुआ जब हीटिंग किया या जब कूलिंग किया। तो हमें यही हीट चेंजेस निकालने हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से ये जो मैंने ग्राउंड बनाया है ये समझ में आया होगा, एक बेसिक बनाने की जो कोशिश करी ये समझ में आया होगा, ठीक है? राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम ये मान लेते हैं कि हीट चेंज, लेट Q be the heat absorbed or released when temperature change occurs। When temperature change occurs, समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से क्या होगा? Q जो है, दिस Q इज गिवन बाय M। Q जो है इज गिवन बाय Q एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड इज गिवन बाय M इंटू M इंटू C इंटू डेल्टा T और Q absorbed or released। अभी I'll define all the terms, is given by N इंटू C, इसमें करता हूं Cm इंटू डेल्टा T। चलो अभी I'll just first of all I'll define all the terms, then I'll just elaborate this expression। Here M क्या है? M is the mass of substance X। समझे क्या? N क्या है? N is the moles of substance X, ठीक है? C क्या है? C is the specific heat capacity। I'll define all the terms, don't worry।
उसी तरह से Cm क्या है? Cm इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. It is the molar specific heat capacity. Yes. And उसके बाद डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. Delta T is the change in temperature. Change in temperature, that means T final minus T initial. That means T final minus T initial. समझा क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऑन हीटिंग नेक्स्ट पेज में आते हैं. तो ये लिख के हुआ, ठीक है. तो इट मींस क्लियरली कि अगर हमने हीट किया तो मैंने बताया हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, है कि नहीं? और अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? इफ हीट इज एब्जॉर्ब, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पेज में लिखता हूं. अगर हमने हीट किया, कोई भी सब्सटेंस अगर हीट किया, साइन कन्वेंशन पहले देखना जरूरी है. ऑन हीटिंग वी नो दैट T फाइनल इज मोर देन व्हाट? T इनिशियल. ठीक है. तो अगर T फाइनल इज मोर देन T इनिशियल हीट करने पर तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? डेल्टा T हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल, एंड दिस विल बी व्हाट? मोर देन 0. यस. तो उस केस में हीट करने पर क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होता है. ऑन हीटिंग हीट इज एब्जॉर्ब. अगर हमने हीट किया तो क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड. हीट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन हीटिंग. तो उस केस में क्या होगा? ऑन हीटिंग हीट एब्जॉर्ब. तो फिर Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू कितना? M मास इंटू C इंटू डेल्टा T. समझे क्या? ये क्या हो गया? मास is always positive, specific heat capacity always positive into delta T. मतलब क्या? T final minus T initial, and this T final minus T initial यहां पे क्या हीट करने पर कैसा है? पॉजिटिव है. तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब्ड हमेशा कैसा आएगा? हीट एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज. तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. समझे क्या? या तो ऐसे कर लो या फिर इसको इस तरह से देख लो कि Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू कितना? Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू N इंटू Cm. ये जब मोल्स है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा, इंटू कितना? डेल्टा T. तो मतलब क्या? N इंटू Cm इंटू डेल्टा T. डेल्टा T क्या है? T फाइनल माइनस T इनिशियल. मतलब क्या? T फाइनल माइनस कितना? T इनिशियल. एंड क्योंकि हीट किया जा रहा है मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या होगा? T फाइनल मोर देन T इनिशियल है. तो ये वाला टर्म कैसा हो गया? ये वाला टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो यहां से भी क्या पता चल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव साइन. हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका साइन हमेशा कैसा है? हमेशा उसका साइन है पॉजिटिव. व्हेनेवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. उसी तरह से ऑन कूलिंग, अगर हमने कूल किया है तो कूल करने पर क्या होता है? हीट रिलीज होता है. ठीक है. उसी तरह से क्या? ऑन कूलिंग, कूल करने पर क्या होता है? T फाइनल इज लेस देन T इनिशियल, या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल इज व्हाट? मतलब डेल्टा T, या फिर डेल्टा T इज इक्वल टू T final minus T initial is what? Is negative. Getting ना? अगर कूल किया है तो T final कैसा है? T final less than T initial हो गया. या फिर यूं बोलो कि डेल्टा T कैसा है? T final minus T initial क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो अगर ये नेगेटिव है तो कूल करने पर हमें पता है क्या होता है? हमेशा ऑन कूलिंग हीट इज रिलीज्ड.
हीट इज रिलीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q रिलीज्ड इज इक्वल टू कितना? Q रिलीज्ड इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी, या फिर Q रिलीज्ड इज इक्वल टू N इंटू CM इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? M इंटू C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया? T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? यहां पे क्या है? नेगेटिव है। या फिर ऐसे बोलो कि Q रिलीज इज इक्वल टू कितना? N इंटू CM इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है फिर से? T फाइनल माइनस T इनिशियल, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। दिस इज Q रिलीज। समझे क्या? तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि Q रिलीज इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। समझे क्या? तो अगर हम लोग यहां पे बात करें साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री, ये नेगेटिव है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। दिस एंटायर टर्म इज नेगेटिव। तो इन केमिस्ट्री ध्यान रखना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री, साइन कन्वेंशन of Q in chemistry, Q absorbed is always positive and Q released is always negative। केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। केमिस्ट्री में Q एब्जॉर्ब्ड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Q रिलीज हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझे क्या? राइट। चलो अब हम लोग इन सब की बात करते हैं, C एंड CM। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है Q इज इक्वल टू, अभी हेडिंग पड़ेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम यहां पे क्या बताएंगे? हमें यहां पे ये चीज बताएंगे कि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू M इंटू C। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मैंने बताया, इंटू कितना? डेल्टा टी। समझे क्या? राइट। तो चलो टेक M इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड डेल्टा टी मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें ये पता चल रहा है कि Q इज इक्वल टू कितना? 1। Q क्या होगा? आइदर जूल और कैलोरी। Q क्या होगा? आइदर जूल और कैलोरी। दिस विल बी कितना? 1 ग्राम इंटू C इंटू कितना? डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना लिया? 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। समझे क्या? तो इसके हिसाब से पहली बात, अभी डेफिनेशन नहीं आ रहा है, तो पहली बात हमें यहां से क्या पता चल रहा है? हमें यहां से पता चल रहा है कि C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q। अभी पहले डिफाइन करूंगा। इज इक्वल टू कितना? Q। एंड C का यूनिट हमें क्या पता चल रहा है? C का हमें यूनिट जो पता चल रहा है वो क्या है? C का यूनिट हमें पता चल रहा है एज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, कैलोरीज के साथ, या फिर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस
या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें यह चीज पता चलेगी कि अब हम इसको डिफाइन कैसे करें, इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट डाउन द डेफिनेशन। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, C मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाउ टू डिफाइन दिस, C defined as the amount of heat absorbed or released by 1 gram of a substance in order to, पहले क्या लिखा है, हीट एब्जॉर्ब। तो जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है। इन ऑर्डर टू रेज, और हीट रिलीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और लोअर द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। समझे क्या, राइट वही आ रहा है ना कि अगर हमने मास, वैसे क्यू, अगर हमें m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करना है तो उसको हीट कितना लगेगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो अगर हमने m कितना ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, और डेल्टा टी कितना ले लिया, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन ले लिया। तो अगर हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज दिखाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन, तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना होगा, उस केस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना होगा, किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, m को डाल दो कितना 1, C एज इट इज रहेगा, और डेल्टा टी कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन। तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना हो गया, किसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू क्यू के, C के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, C को हमने कैसे डिफाइन किया, C मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C मैंने यहां पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैंने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। C क्या है, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड Cm क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे क्या। तो यहां पे इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है हमें, इसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि C जो है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्डर टू रेज। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर रेज होगा, अगर रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। समझे क्या, राइट। देयरफॉर इसके हिसाब से जस्ट वेट, हाँ ठीक है, जो भी। देयरफॉर C जो है, C क्या है, C इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। तो C क्या हो गया, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मैंने यूनिट्स बता दिए C के। C क्या है, C इज द, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C is the specific heat capacity, and units of C मैंने बता दिया। पहले जनरल यूनिट्स लिख रहे हैं, पहले सबसे पहले अगर हम बात करें SI यूनिट की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, SI यूनिट की। तो SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ Q क्या है, जूल है, अपॉन SI यूनिट ऑफ M क्या है, M का SI यूनिट है kg, गेटिंग ना। एंड टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, केल्विन। क्या हो गया, जूल पर kg पर केल्विन। अदर यूनिट्स की बात करें, अदर यूनिट्स, तो अदर यूनिट्स में कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरीज पर ग्राम
जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन बोलो। उसी तरह से कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन बोलो। ठीक है ना, एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। करेंगे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी तरह से हम लोग आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे कैसे? मिलेगी वी विल मूव ऑन टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको देखो ध्यान से, फिर इंपॉर्टेंट चीज में आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं किसमें? विल मूव ऑन टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So next let us move on to molar specific heat capacity। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमने देखा Cm, इसका सिंबल है Cm इज द सिंबल विच इज यूज, राइट। तो इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से सीधी चीज हमें दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है कि Q इज इक्वल टू N इंटू Cm इंटू कितना? डेल्टा T। तो इसके हिसाब से क्या आ गया? इसके हिसाब से आ गया Cm इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू कितना? डेल्टा T। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे क्या कर दूं? मैं यहां पे कर दूं इफ N मतलब मोल्स इज इक्वल टू कितना? 1 एंड डेल्टा T मतलब क्या? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो इसका मतलब क्या हो गया? देन Cm ये क्या आ जाएगा? ये सिर्फ Q के बराबर आ जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? सीधे तरीके से इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? स्ट्रेट अवे विल डिफाइन इट एज, इन विच मैनर? विल डिफाइन इट एज देयरफॉर Cm मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड as the amount of heat absorbed or released by 1 mole of a substance, 1 mole of a substance in order to, पहले क्या लिखा? हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब कब होगा? इन ऑर्डर टू रेज। फिर क्या लिखा? हीट रिलीज। हीट रिलीज कब होगा? लोअर। तो इट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्डर टू रेज और लोअर इट्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर रेज होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा। इन ऑर्डर टू रेज और लोअर इट्स टेम्परेचर बाय कितना? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। गेटिंग ना? तो इसके हिसाब से हमारे पास दिस Cm के अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ये मैंने क्या बताया? Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। तो Q का यूनिट क्या हो जाता है? Q का यूनिट अभी पहले हम लोग बात करते हैं SI यूनिट। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? SI यूनिट। तो SI यूनिट तो Q क्या हो गया? जूल्स हो गया अपॉन कितना? मोल इंटू कितना? केल्विन। क्या हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन। SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अदर यूनिट क्या हो सकता है? अदर यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू Q क्या हो गया? कैलोरीज पर मोल एंड केल्विन। तो क्या हो गया? कैलोरी पर मोल पर
both they are the units of molar specific heat capacity. बात समझे क्या? राइट, क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अब सुनना मेरी बात। नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। फॉर solids and liquids, just pay attention, for solids and for liquids, solids के लिए और liquids के लिए for solids and liquids, heat absorbed or released at constant pressure condition चलो मैं ऐसे बताता हूं इसको। हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, heating or cooling of a substance, heating or cooling of a substance can be done under two conditions. पहला कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हीटिंग या कूलिंग किया जा सकता है। हीटिंग या कूलिंग परफॉर्म्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, या फिर हीटिंग या कूलिंग परफॉर्म्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, इट इज आइदर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ये दो कंडीशंस में हीटिंग या कूलिंग जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नाउ अब देखो जरा, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, चलो अच्छा पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। क्यूपी हम लोग अभी यूज करेंगे। QP will be used for heat absorbed at constant pressure, P मतलब प्रेशर, एंड CP या फिर CMP, this is molar specific heat capacity at constant pressure। अभी मैं टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। पहला उसी तरह से वी हैव QV, दिस इज heat absorbed at constant volume, and similarly CMV, this is molar specific, it is molar specific heat capacity at कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी पहले मैंने ये दो टर्म्स डिफाइन किए हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कैसे डिनोट किया जाएगा? QP, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी शोन एज CP या CMP, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब या रिलीज विल बी शोन एज QV, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी शोन एज CMV या CV। समझेगा? राइट। तो इस वजह से
इस वजह से therefore अब इंपॉर्टेंट, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन विच इज इक्वल टू वन वैल्यू ओनली. कितना? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सिर्फ एक ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और वही कांस्टेंट प्रेशर में भी वही होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी वही होता है. समझे क्या? पहली चीज. और इसी वजह से QP इज इक्वल टू कितना? मोल्स इंटू CMP इंटू डेल्टा टी एंड QV इज इक्वल टू मोल्स इंटू CMV इंटू डेल्टा टी. तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये पता चल रहा है कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए QP इज सेम एज QV इज Q. That means what? That means solids and liquids, solids and liquids absorb or release given moles of solid and liquid, given moles of solids and liquids absorb or release same amount of heat for a given delta T under constant pressure or constant volume. मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का कुछ फर्क मतलब नहीं होता है. उनके लिए बस एक ही फॉर्मूला है. एक ही फॉर्मूला क्या है? वो क्या है? वो ये है Q इज इक्वल टू N इंटू CM इंटू डेल्टा. फिर चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हो चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हो. गेटिंग ना? दिस इज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. समझेगा? बट फॉर गैसेस, फॉर गैसेस अब इंपॉर्टेंट है. फॉर गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस. अगर हम आइडियल गैसेस की बात करेंगे तो द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस under constant pressure conditions, molar specific heat capacity of an ideal gas under constant pressure conditions is not equal to molar specific heat capacity of the same ideal gas under constant volume condition. Getting now? Instead relationship क्या होता है? molar specific heat capacity under constant pressure condition minus molar specific heat capacity under constant volume condition is equal to universal gas constant R. या फिर ऐसे लिखो Cp minus Cv is equal to R, where this is for ideal gases, where this Cp क्या है? Cp is the molar specific heat capacity of gas at constant pressure. Cp. Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस
molar specific heat capacity of gas at constant volume. और आइडियल गैस के मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना R, वेयर R इज सेम. R क्या है? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है कि नहीं? और वही चीज कि अगर इफ Cp, Cv, they are given in joule per mole per Kelvin, then R का वैल्यू क्या होगा? 25/3 और 8.314 जूल per mole per Kelvin. And if Cp and Cv are given in calories per mole per Kelvin, तो R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू होगा 2.0 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. एंड इफ Cp and Cv they are given in liter atmosphere पर मोल पर केल्विन, तो R क्या हो जाएगा? 1/12 और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. बात समझ में आई क्या? ये क्लियर? अच्छा, ना तो यहां से बस मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं. उसके आगे चीजें मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि उसके आगे टॉपिक लेंदी टॉपिक है. बस एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं. Therefore, if n moles of a gas are heated, if n moles of a gas are heated at पहला कांस्टेंट प्रेशर, गैस के लिए दे आर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में हीट QP हीटेड नहीं करते. इफ n moles of a gas are exchanging, are heated और cooled, दोनों एट कांस्टेंट प्रेशर, उस केस में QP विल बी इक्वल टू कितना? मतलब ये गैस हम ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज गैस at temperature T1 and pressure P, and the same gas at temperature T initial and T final, but same pressure. समझे क्या? और हमने मोल्स कितने लिए? n मोल्स लिए हैं. तो QP क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होगा दैट विल बी व्हाट? डेल्टा H, which will be equal to कितना? n into Cp into delta T, which will be equal to कितना? n. याद रहे हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं. दिस विल बी इक्वल टू कितना? n Cp डेल्टा T, डेल्टा T. ये हम लोग बात कर रहे हैं, सारी बातें हम लोग आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस. रियल गैस की बात नहीं हो रही. रियल गैस की बात में थर्मोडायनेमिक्स से करूंगा. तो QP कितना हो गया? n Cp डेल्टा T, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे C क्या होगा? Cm क्या होगा? Cp होगा. समझे क्या? उसी तरह से इफ इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम
कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन कहां पे आता है? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन आएगा जैसे हीटिंग ऑफ गैस इन ओपन एटमॉस्फेयर, हीटिंग ऑफ गैस इन ओपन एटमॉस्फेयर, वहां पे प्रेशर कैसा रहेगा? प्रेशर वहां पे कांस्टेंट रहेगा, कितना 1 atm, तो वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या रहेगा? वो QP रहेगा। उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, गेटिंग ना, हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग ऑफ गैस इन ओपन एटमॉस्फेयर, तो उस केस में प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट प्रेशर कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, समझेगा? जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम अर्थ के किस लेवल पे हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H, विच विल बी गिवन बाय NCP डेल्टा T। बात समझ में आई क्या? उसी तरह से इफ दिस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये A पार्ट था, इफ हीटिंग और इफ n मोल्स ऑफ अ गैस आर हीटेड और कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसी तरह से एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन कहां पे आएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन कहां पे आएगी? इन अ क्लोज्ड वेसल, इन अ क्लोज्ड वेसल, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन जो आएगी वो आएगी इन अ क्लोज्ड वेसल। तो अगर क्लोज्ड वेसल में अगर हम लोग गैस को हीट कर रहे हैं, तो हीट या कूल कर रहे हैं, गैस टेम्परेचर T इनिशियल, प्रेशर कितना P इनिशियल, वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड दिस गिव्स अगेन व्हाट? गैस टेम्परेचर T फाइनल, प्रेशर चेंज हो जाएगा P फाइनल, एंड ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। और ये क्या है? ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है, ये भी क्या है? ये भी आइडियल गैस है, गेटिंग ना, राइट। तो इस केस में Q एब्जॉर्ब्ड रिलीज विल बी इक्वल टू कितना? QV, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब रिलीज क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू कितना? डेल्टा U ऑफ दिस प्रोसेस, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? दिस विल बी इक्वल टू कितना? Q क्या होता है? N इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पर क्या होगा? V इंटू कितना? डेल्टा T, समझे क्या? गेटिंग? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि therefore relationship between डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे गलतियां होती हैं। फॉर केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने पहले बता दिया है, फॉर केमिकल रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में हमने जो रिलेशन देखा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू R इंटू T फॉर केमिकल रिएक्शंस और फॉर chemical change. This is the relationship for chemical change. समझे क्या? And for physical change, जैसे simply heating और cooling, for physical change like simply heating और cooling, तो उस केस में नेक्स्ट पेज में लिखते हैं फॉर फिजिकल, ये केमिकल चेंज का ये रिलेशन होता है, ठीक है। फॉर फिजिकल चेंज का रिलेशन क्या होगा? फॉर फिजिकल चेंज such as हीटिंग और कूलिंग, और यहां पे हम जो कह रहे हैं, there should be
नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, अभी फेज चेंज की बात नहीं हो रही। तो इसमें पहला फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो सॉलिड ध्यान से देखो ये सब यूज होने वाला क्वेश्चन है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QV इज इक्वल टू डेल्टा U एंड दिस इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू कितना, N इंटू CM इंटू डेल्टा T। मतलब क्या, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, N इंटू CM इंटू डेल्टा T। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हीट करोगे, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हीट करने पर ये एज इट इज रहेगा। गेटिंग ना, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हीट किया जा रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डेल्टा H डेल्टा U विल बी इक्वल टू कितना, Q एब्सॉर्ब और रिलीज्ड। एक ही वैल्यू रहेगा, सेम रहेगी, ठीक है। वेराज फॉर गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस, सेकेंड फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस heated or cooled at constant pressure, तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू कितना, N CP डेल्टा T एंड heated or cooled, heated or cooled at कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, QV इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, NCV डेल्टा T। तो अभी मैंने तुम्हें CP और CV के बीच में रिलेशनशिप बताया, तो अगर यहां पे क्या कर दिया जाए, यहां पे क्या किया जाए, रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप क्या आएगा, सीधा QP माइनस QV, दिस विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर फिजिकल चेंज, विच विल बी इक्वल टू कितना, N CP डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दिस विल बी इक्वल टू कितना, N CP डेल्टा T माइनस N CV डेल्टा T। फिजिकल चेंज की बात करें मतलब क्या, N CP माइनस CV इंटू कितना, डेल्टा T, विच बिकम्स इक्वल टू N CP माइनस CV क्या होता है, R होता है, NR इंटू डेल्टा T। तो यहां से हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, रिलेशनशिप हमारे पास आया कि therefore what relationship do we obtain, therefore relationship that we obtained is for heating of ideal gas, for heating or cooling of ideal gas, उस केस में डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू N, हीटिंग और कूलिंग ऑफ N मोल्स ऑफ आइडियल गैस, N मोल्स ऑफ आइडियल गैस। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा T कितना हो गया, NR डेल्टा T। तो यहां से हम ये बता देंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया जाए, ये वाला एक्सप्रेशन कहां लगाना है और ये वाला एक्सप्रेशन कहां लगाना। तो मैंने क्लियरली बताया है कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में तो डेल्टा T तो नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG R इंटू T, समझे क्या। एंड अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें, सिर्फ हीटिंग या कूलिंग, और उसमें फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को हीट या कूल किया, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, N इंटू CM इंटू डेल्टा T, गेटिंग ना। एंड अगर गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस की बात करें, N मोल्स, तो डेल्टा H ये होगा, डेल्टा U ये होगा, और दोनों का रिलेशन क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। बात समझ में आई क्या, प्लस कितना, NR डेल्टा T। क्लियर हो गया, बात समझ में आई क्या, राइट। अभी बस एक चीज और बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। इसमें एक चीज और बता हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
तो इसमें यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, विल स्टॉप हियर, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।